हेलो एवरीवन, दिस इज विकास मनी। आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 और ये इसका पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग करने के क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेजेस है, क्या इसकी लिमिटेशंस है और अकाउंटिंग होती कितने तरह की है और अकाउंटिंग करने का बेस क्या है। जनरली दो होते हैं, कैश बेसिस या फिर एक्यूरल बेसिस। अब ये क्या है, किस सिचुएशन में हमें कैश बेसिस या एक्यूरल बेसिस करना चाहिए, ये सभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस मतलब अकाउंटिंग करने का क्या बेनिफिट होता है, या फिर हम इसे ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं कि क्या क्या इससे हमें फायदे मिलते हैं। फंक्शंस कि अकाउंटिंग क्या करती है, तो मतलब फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव या एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग हमें क्या मिलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसमें पॉइंट है मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स। अब इसमें जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं जो मॉनेटरी वैल्यू की होती है उसको सिस्टम वाइज, डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है रिटर्न में, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जो सोचा होता है। तो इससे बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो बिजनेस को सही से चलाने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है। कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपको अगर कुछ देखना है तो वो आप इजीली देख सकते हैं। दूसरा इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये बताता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एक पर्टिकुलर पीरियड, फॉर एग्जांपल जनवरी में या फरवरी में कितना हुआ है, और फाइनेंशियल पोजीशन कि टोटल एसेट्स बिजनेस की, टोटल लायबिलिटीज कितनी है, और अगर एसेट्स कम हुई है या ज़्यादा हुई है, या फिर लायबिलिटीज कम हुई है या ज़्यादा हुई है तो क्यों हुई है और किस तरह से हुई है। और साथ में ये भी बताता है कि कैश जो है वो किस तरह से बिजनेस में फ्लो कर रहा है। क्या आपने कैश कहीं इन्वेस्ट किया है, कितना किया है, कैश बिजनेस में कितना कमाया है आपने, और फाइनेंस मतलब उधार कितना लिया है कैश में, वो सब ये इंफॉर्मेशन देता है। तो ये बिजनेस को चलाने में बहुत हेल्प करता है, पूरी बिजनेस की पोजीशन और उसकी परफॉर्मेंस को बताकर। और उसके बाद ये बताता है सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि देखिए ये सिर्फ ये नहीं बताता कि प्रॉफिट कितना हुआ है, बट इसको ब्रेकअप में बताता है कि किस किस लेवल पर कितना प्रॉफिट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे एक बाइक बनाने वाली कंपनी है, उसका बाइक बनाने से कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर वो कहीं कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट हुआ है। तो कहीं बाइक बनाने वाली कंपनी कहीं इन्वेस्ट कर रही है, वो उसका नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि उसका काम है बाइक को बनाकर उसको बेचना। तो अगर बाइक को बनाकर बेचने से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, इन्वेस्टमेंट कहीं करने से ज़्यादा प्रॉफिट है, तो ये देखता है कि प्रॉफिट कहाँ ज़्यादा हो रहा है, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए और बेटर मैनेज किया जाए। दूसरा इसमें यह पता लगता है कि पोजीशन ऑफ डेब्टर एंड क्रेडिटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने डेब्टर्स, दैट मीन्स जो मुझसे माल उधार में खरीद रहे हैं, मैं उनको टाइम देता हूँ 30 दिन का कि 30 दिन में आप पेमेंट कर देना, बट मैं जिससे उधार में माल खरीद रहा हूँ वो मुझे टाइम देता है 15 दिन का। तो 15 दिन में मुझे पेमेंट करनी है, बट मैं टाइम दे रहा हूँ कि आप 30 दिन में पेमेंट कर देना। तो इसलिए मेरे लिए प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि मुझे फिर 15 दिन का एक्स्ट्रा कैश रखना पड़ेगा। तो किस तरह से क्रेडिट पॉलिसी को मैं मैनेज करूँ कि अगर मैं किसी को 30 दिन अलाउ कर रहा हूँ तो मैं भी ऐसे उधार से माल खरीदूंगा जहां मुझे भी 30 दिन अलाउ मिले। तो इस तरह से ये पोजीशन ऑफ डेब्टर और क्रेडिटर बताता है कि क्रेडिटर को कितनी पेमेंट करनी है और कितनी पेमेंट आपको मिलनी पेंडिंग है अभी। उसके साथ ये बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करने में और कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है, और इसके लिए कंपैरिजन करता है। जैसे कंपैरिजन जो एक्चुअल में आपकी परफॉर्मेंस है और जो बजट बनाया था उससे कंपेयर करता है, लास्ट ईयर से या किसी भी पीरियड से कंपेयर करता है, जैसे लास्ट 3 मंथ्स के एवरेज से कंपेयर करता है। और फिर ये कंपनी वाइज कंपेयर करता है कि आपकी कंपनी और आपके कंपटीटर की कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। और अगर एक ही कंपनी है जो अलग अलग लोकेशंस में है तो लोकेशन वाइज, जिसे हम कहते हैं इंटर कंपेरिजन, वो भी ये करता है। और उसके साथ ही डिपार्टमेंट वाइज जो परफॉर्मेंस होती है कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब जैसे देखिए, जरूरी नहीं है कि अगर प्रॉफिट है तो हर जगह प्रॉफिट हो सकता है आपका परचेज डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा।
तो डिपार्टमेंट वाइज ये कंट्रोल करता है जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़े और प्रॉफिट जो है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। उसके साथ ही ये प्रिवेंटेशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स, क्योंकि देखिए इसमें काम करने का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है और हर लेवल पर इसकी चेकिंग होती है। जैसे जर्नल एंट्री, उसको आप मैच करते हैं वॉइचर से, इनवॉइसेस से, ट्रायल बैलेंस है उसको भी मैच करते हैं, लेजर, हर स्टेटमेंट पे, हर स्टेप पे इसकी चेकिंग होती है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि जो गलतियां होती है उसके चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं और अगर कोई फ्रॉड है तो उसको आप इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं और साथ में इसका एक सिस्टम डेवलप कर पाते हैं कि फ्यूचर में ये गलती ना हो। और उसके बाद अगर कहीं लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कंपनी कहीं से पैसे लेना चाहती है, फॉर एग्जाम्पल कोई लोन लेना चाहती है या फिर कहीं किसी डिबेंचर से लोन लेना चाहती है, तो उस केस में हेल्प करता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने किसी को अगर पैसे उधार देने हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या वो इतना कैपेबल है कि वो आपको पैसे वापस लौटा पाएगा। सिर्फ पैसे लौटाना ही नहीं, जो आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं क्या वो दे पाएगा। तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो होना बहुत जरूरी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है अकाउंटिंग में, तो इसलिए लोन रिसीव करने में भी हेल्प करता है। और जैसा हमने बात करी थी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में, ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ये स्टेक होल्डर जैसे जो आउटसाइडर है, गवर्नमेंट है, क्रेडिटर है, डेप्टर है, एम्प्लॉयज है, उनसे कम्युनिकेट करता है और मैनेजमेंट जो इनसाइडर है उनसे भी कम्युनिकेट करता है। तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो भी कम्युनिकेट करता है जिससे जो रिस्पेक्टिव पार्टी है वो वेरियस इकोनॉमिक डिसीजन कि पैसा कहाँ लगाना है, किस तरह से लगाना है, वो सब डिसीजन ले पाते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके फंक्शंस की, ऑब्जेक्टिव की या एडवांटेजेस की अकाउंटिंग के। अब इसके साथ साथ देखिए हर चीज़ के कुछ फायदे हैं या फिर हम कह सकते हैं कुछ लिमिटेशंस है। तो अब डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस क्या होती है अकाउंटिंग की। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की। सबसे पहली लिमिटेशन होती है कि ये जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है उसको कहीं रिकॉर्ड नहीं करता और कई बार इसका मेजर इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस में। कैसे? मान लीजिए दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। अब कंपनी ए जो है वहाँ जो सेल्स वर्कर है वो ज़्यादा डिमोटिवेट है, वो काम अच्छा नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है कि ये कंपनी में उनका कैरियर जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। बट कंपनी बी में सेल्स वर्कर जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। जो ओनर है कंपनी ए में ज़्यादा वर्क नहीं करता, बट कंपनी बी का जो ओनर है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। एम्प्लॉय जो है कंपनी ए के पास जो इतने कैपेबल नहीं है, इतने टैलेंटेड नहीं है, बट कंपनी बी के पास बहुत ज़्यादा एफिशिएंट एम्प्लॉय है। क्लाइंट से रिलेशन या हम कहें कस्टमर से रिलेशन, कंपनी बी का कस्टमर से रिलेशन ज़्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू कंपनी ए। तो ये कुछ फैक्टर है जो कंपनी को प्रॉफिट अर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बट इसकी कहीं भी रिकॉर्डिंग नहीं की जाती अकाउंटिंग में क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म्स में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं कि ये अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है। अनदर इसकी लिमिटेशन होती है कि ये ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को कई बार डिस्क्लोज नहीं करता, बताता नहीं। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए एक मशीनरी खरीदी थी, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख की मशीन खरीदी थी, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 20,000, तो अब आप बुक में दिखा रहे हैं कि उस मशीन की वैल्यू अभी 80,000 रुपये है। बट एक्चुअल में अगर आज मैं वो मशीन खरीदने जाऊं तो वो 1,30,000 की होगी। तो एक्चुअल में उसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए 1,30,000 पर, बट हम शो कर रहे हैं 80,000 में क्योंकि हमने खरीदा था 1 लाख में और अब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। बट सेम लेवल, सेम कंडीशन की मशीनरी मार्केट में 1,30,000 की मिल रही है। तो इस वजह से ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ये कई बार नहीं बताता, जो इसकी लिमिटेशन का रीजन बनता है। अनदर लिमिटेशन इसकी होती है कि ये कई बार पर्सनल जजमेंट्स पे बेस हो जाता है, क्योंकि देखिए अकाउंटिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कई बार इसमें प्रूडेंस जो है उसकी वजह से काफ़ी फर्क पड़ता है, जिसे हम कहते हैं पर्सनल जजमेंट्स। जैसे प्रोविजन या कुछ एस्टिमेट लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी उधार में माल बेचती है तो एक कंपनी कहती है कि 10% जो है वो डूब सकता है, दूसरी कंपनी कहती है कि 15% डूब सकता है। सिचुएशन सेम है, तो यहाँ प्रोविजन जो है उसका एस्टिमेशन जो है वो डिफरेंट है क्योंकि पर्सन टू पर्सन इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा, किस तरह से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं,
किस तरह से आप स्टॉक की वैल्यू करते हैं, इसके अलग अलग मेथड्स है, कौन सा मेथड आप अपनी बेस्ट पर्सनल जजमेंट के बिहाफ पर ले रहे हैं, उसकी वजह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस पर उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो हम कह सकते हैं ये भी इसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग होती कितने तरह की है, और अगर इसको हम बात करें तो ब्रांचेस या फिर डिवीजन ऑफ अकाउंटिंग कितने तरह की होती है। तो देखिए, जैसे इस सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो सबसे पहले इसकी ब्रांच होगी, यहाँ अगर हम कहें डिवीजन, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ इंटरनल यूजर मतलब मैनेजमेंट के लिए नहीं, आउटसाइडर्स के लिए भी होती है, जैसे गवर्नमेंट, क्रेडिटर, उन सब के लिए भी यूजफुल होती है। और ये बताती है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में, फॉर एग्जांपल जनवरी में प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ और फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, कितनी एसेट्स है कंपनी के पास उस पर्टिकुलर पीरियड में, कितनी लायबिलिटीज है। और साथ में ये भी बताएगा कि कैश का फ्लो बिजनेस में किस तरह से हो रहा है, कैश कितना इन्वेस्ट में लुका हुआ है, कैश कितना फाइनेंस से आपको मिला है, और कैश में इनकम कितनी अर्न करी है। अगली ब्रांच इसमें होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब जैसे इसका नाम बता रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और मैनेजमेंट का मतलब हम बात कर रहे हैं कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट, तो इसमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो कंपनी आउटसाइडर से डिस्क्लोज नहीं करती। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट बेसिकली करती क्या है, कंपनी के जो बिजनेस है उसको प्लान करती है कि बिजनेस को क्या, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, और उसको कंट्रोल करती है। तो प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में इस अकाउंटिंग को यूज किया जाता है, और इसमें बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या नई मशीनरी खरीदी जाए जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े और वेस्टेज कम हो। अगर लोन लेते हैं बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए, तो कितना प्रॉफिट होगा और किस तरह से हम लोन लें। प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस, या फिर कस्टमर वाइज देखते हैं कि किस प्रोडक्ट का कितना रेट रखें हम, कितने मार्केट रिजेक्शन हम अलाउ कर सकते हैं, किस कस्टमर को कितने रेट पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टमर कहता है कि मुझे प्रोडक्ट ABC खरीदने हैं, इतनी इतनी क्वांटिटीज में खरीदना है, आप मुझे एक रेट बताओ, तो कितना रेट ऑफर करें। डिपार्टमेंट वाइज ये एनालाइज करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब इन सब के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक कि कितना रेट आप रखें, और दूसरा कॉस्ट कितनी हो। हर बिजनेस की एक एक एक्टिविटी, जैसे अगर ये प्रोडक्ट वाइज एनालाइज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट, कस्टमर वाइज एनालाइज कर रहे हैं तो जो कस्टमर डिमांड कर रहा है जिन प्रोडक्ट्स की, उनकी कॉस्ट, और उस पर कितना प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं। तो अनदर जो ब्रांच है वो है इसकी कॉस्ट अकाउंटिंग। इसका मेन पर्पस होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना, और साथ ही ये कॉस्ट का फुल ब्रेकअप देता है कि बिजनेस की ईच एंड एवरी एक्टिविटी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम करते हैं उसकी कॉस्ट की समरी प्रोवाइड करता है कि हर एक्टिविटी पर कितनी कितनी कॉस्ट है। जैसे अगर प्रोडक्ट वाइज एनालाइज कर रहे हैं तो हर प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है। अनदर ब्रांच है सोशल अकाउंटिंग। अब देखिए, अगर कोई कंपनी बिजनेस चलाती है तो बिजनेस चलाने के साथ साथ उसे कुछ सोशल एक्टिविटीज भी परफॉर्म करनी पड़ती है। जैसे ऐसा नहीं होता कि एम्प्लॉय से आपने सिर्फ काम कराया, उन्हें पैसे दिए, बात खत्म, नहीं, आपने उनके लिए कुछ मेडिकल, कुछ हाउसिंग, एजुकेशन, कैंटीन, PF, ग्रेजुटी, ये सारी फैसिलिटीज देनी है। एम्प्लॉय की वेलफेयर एक्टिविटीज, या फिर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है। जो आप बिजनेस चला रहे हैं जहां पर, वहां के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना, या फिर हम कहें पोल्यूशन कंट्रोल करना, इन सब चीजों में खर्चे होते हैं। तो ये जो सोशल रीजन की वजह से जो खर्चे हो रहे हैं, इसकी अकाउंटिंग जब आप करते हैं, इसे कहते हैं सोशल अकाउंटिंग। अगली जो ब्रांच है वो है ग्रीन अकाउंटिंग। अब जैसे देखिए, ग्रीन का मतलब क्या है। ग्रीन जब भी हम बात करते हैं हमारे दिमाग में बात आती है नेचर की, हरी भरी। तो ग्रीन अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि ये टोटल नेशनल इनकम को बताता है कि जो नेशन के पास, कंट्री के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उससे कितनी इनकम अर्न हुई है, और साथ ही में उसको कॉस्ट कितनी लगी है, जैसे कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन, और कितना आपने यूज कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज हैं फॉर एग्जाम्पल 100 मिलियन, बट उसमें से 20 मिलियन जो था वो खर्चा आया उसको यूज करने में, तो अल्टीमेटली जो इनकम अर्न हुई नेचुरल रिसोर्सेज से वो ही 80 मिलियन। तो ये ग्रीन अकाउंटिंग में आता है। अगली ब्रांच होती है नेशनल अकाउंटिंग। अब ये टोटल नेशनल इनकम को बताता है, और ये बताता है कि जो नेशन है, जो एक कंट्री है, उसके पास कितने कितने सोर्सेज हैं, हर सोर्स से कितनी इनकम अर्न हो रही है। जैसे अगर हम कंट्री की बात करें तो ये बताएगा एग्रीकल्चर से कितनी इनकम अर्न हुई है नेट,
कितनी इनकम माइनस कितने खर्चे, एग्रीकल्चर से, आईटी सेक्टर से, प्रोडक्शन सेक्टर से, प्रोडक्शन में भी इंडस्ट्री वाइज बता सकता है कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग से या फिर फूड मैन्युफैक्चरिंग से, सर्विस सेक्टर से कितनी इनकम हुई है, और फिर ये बताएगा टोटल नेशन की कितनी इनकम है। तो जब आप सेक्टर वाइज या फिर नेशन की टोटल इनकम की बात करते हैं तो उस अकाउंटिंग को कहते हैं नेशनल अकाउंटिंग। लास्ट इसकी ब्रांच होती है फोरेंसिक अकाउंटिंग। अब देखिए फोरेंसिक मतलब होता है छानबीन करना। तो ये जो अकाउंटिंग होती है इसे हम पार्ट कहते हैं ऑडिटिंग का, क्योंकि अगर एक अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग कर ली बट क्या उसने अकाउंटिंग सही करी है या गलत करी है, उसको चेक करने के लिए एक ऑडिटर होता है जो ऑडिट करता है कि ये सारी चीजें सही है या गलत है। तो इसका मेन पर्पस होता है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ रिकॉर्ड्स एंड प्रेजेंटेशन, कि वो सर्टिफाई करता है कि जो भी बैलेंस शीट बनाई गई है या जो भी अकाउंटिंग की गई है वो सही से बनाई गई है और उसमें कहीं भी कुछ मैनिपुलेशन या फिर अकाउंटिंग के रिकॉर्ड से कहीं अननेसेसरी छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो इस अकाउंटिंग को हम कहते हैं फोरेंसिक अकाउंटिंग। तो अभी हमने बात कर ली एडवांटेजेस की, लिमिटेशंस की और कितने तरह की अकाउंटिंग होती है उसकी। अब कम्युनिकेट करते हैं कि जो अकाउंटिंग है किस बेसिस पे की जाती है। अब देखिए इसके दो बेसिस होते हैं, एक होता है कैश बेसिस, दूसरा होता है एक्यूरल बेसिस। अब ये क्या है इसे समझते हैं। अब देखिए इसको सबसे पहले कंपैरिजन में हम एनालाइज करते हैं। जैसे हम बात करें कैश बेसिस, कैश बेसिस मतलब जब भी हम कैश में कुछ या तो पे करते हैं या कुछ रिसीव करते हैं सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेंगे। बट एक्यूरल बेसिस में ऐसा नहीं होता। इसमें कैश के साथ साथ जो क्रेडिट, अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी किसी को उधार में माल बेच रही है 50,000 का और कैश में बेच रही है 50,000 का, तो कैश बेसिस में सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे 50,000, बट एक्यूरल बेसिस में 1 लाख रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इसमें कैश के साथ साथ क्रेडिट को भी रिकॉर्ड किया जाता है। कैश बेसिस में जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जनवरी का खर्चा था फॉर एग्जांपल 10,000 का रेंट का, आपने पे नहीं किया, तो अगर पे नहीं किया कैश बेसिस में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि कैश में पेमेंट नहीं हुई। बट एक्चुअल में ये खर्चा तो जनवरी का ही था, तो इस केसेस में एक्यूरल में इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। कोई अनअर्न्ड रेवेन्यू है, आपको कैश मिल गया कस्टमर से एडवांस में बट आपने अभी अर्न नहीं किया, वो कैश बेसिस में तो रिकॉर्ड हो जाएगा बट एक्यूरल में तब रिकॉर्ड होगा जब आप उसको अर्न करेंगे, तब तक आप उसे लायबिलिटी मानेंगे। और जैसे हमने बात करी कैश बेसिस की, तो यहाँ कैश में जो भी रिसिप्ट होती है और कैश में जो भी पेमेंट होती है सिर्फ उसी की रिकॉर्डिंग होती है। एक्यूरल में कैश के साथ साथ क्रेडिट की भी रिकॉर्डिंग होती है। और कैश बेसिस अगर हम बात करें जनरली जो छोटे बिजनेस है, जो बेसिकली जिसमें कैश की ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होती है, एक आध कभी फॉर एग्जांपल साल में 1 या 2 ट्रांजेक्शन उधार में हो सकती है बट जनरली वो कैश में डील करते हैं, तो वहाँ बहुत हेल्पफुल है कि उनका बिजनेस इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है और वो मेजरली कैश में डील करते हैं। या फिर प्रोफेशनल्स जैसे एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, जैसे देखिए डॉक्टर का बेसिकली काम क्या होता है, वो अपनी सर्विस देता है, ट्रीटमेंट करता है और पैसे इमीडिएटली कलेक्ट करता है। तो इसमें वो कैश बेसिस अकाउंटिंग कर सकता है क्योंकि यहाँ वो उधार में नहीं दे रहा। डॉक्टर कभी ऐसा नहीं करता कि ठीक है आप इंस्टॉलमेंट बनवा लो, वो कैश में पेमेंट लेता है, तो वहाँ वो कैश बेसिस अकाउंटिंग उसके लिए बेनिफिशियल है। तो अब समझते हैं कैश बेसिस के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब देखिए कैश बेसिस के जो एडवांटेजेस है वो हम कह सकते हैं लिमिटेशन हो सकती है एक्यूरल बेसिस की, और एक्यूरल बेसिस के जो लिमिटेशंस हैं वो एडवांटेजेस हो सकती हैं कैश बेसिस की। तो अगर आप बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस, तो कैश बेसिस जो है वो एज कम्पेयर टू एक्यूरल बेसिस काफ़ी सिंपल होती है, क्योंकि इसमें आपको ये नहीं देखना कि उधार में कितना बेचा है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कैश में जो आया सिर्फ उसी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ईजी होता है, सिंपल टू यूज होता है। दूसरा होता है इसमें बेनिफिट कि इसमें आपको कोई एस्टिमेशन नहीं करना। जनवरी का खर्चा अगर आपने पे नहीं किया तो आप उसमें प्रोविजन नहीं लेंगे, एस्टिमेशन नहीं लेंगे, जब पे करेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे, तो इसमें एस्टिमेशन का कोई स्कोप नहीं होता। तीसरा, ये छोटे बिजनेस के लिए जैसे हमने डिस्कस किया वहाँ बहुत यूजफुल होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स कैश की होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्किंग नहीं करनी पड़ती है, बहुत ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। अब देखिए कैश बेसिस जो है वो जनरली अगर हम देखें तो साइंटिफिक नहीं होता। ऐसा क्यों है, इसका एग्जांपल लेते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। फॉर एग्जांपल एक कंपनी एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करती है 50,000 का
और 50,000 पर ये खर्चा करने से कंपनी को 5 साल तक बेनिफिट मिलेगा एडवर्टीजमेंट का। बट कैश बेसिस में क्या करेंगे कि जब आपने खर्चा कर दिया आप उसी साल में पूरा 50,000 रिकॉर्ड कर देंगे। बट ये साइंटिफिक नहीं है। जब आपको फायदा 5 साल में मिलेगा तो उसको 5 साल में रिकॉर्ड करना चाहिए। दैट मीन्स हर साल 10,000 एज एन एक्सपेंस आप रिकॉर्ड करें। ये किया जाता है एक्यूरल बेसिस में, कैश बेसिस में नहीं किया जाता, तो इसलिए साइंटिफिक नहीं होता। और इसको जो कंपनी एक्ट है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो इसको वैल्यू नहीं देता क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं है और ये सही प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताता। प्रॉफिट एंड लॉस ये सही क्यों नहीं बताता, इसके लिए थोड़ा सा हम समझते हैं एक्यूरल बेसिस के मीनिंग को। अब देखिए, इनकम एक्रूड और अर्न दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है एक्रूड बेसिस में। एक्सपेंसेस एक्रूड और पेड दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है एक्रूड बेसिस में फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। फॉर एग्जांपल, अगर इनकम अर्न हो गई है, कंपनी ने किसी को उधार में माल बेचा है, तो अब कंपनी को पैसे मिलेंगे, तो ये इनकम अर्न हो गई है बट अभी ड्यू है, आपको रिसीव करना पेंडिंग है, तो एक्रूड बेसिस में इसकी एंट्री होगी बट कैश बेसिस में नहीं होगी। एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल जनवरी के रेंट की अगर हम बात करें, कंपनी को पे करना था 50,000, कंपनी ने पे किया 40,000, तो कैश बेसिस में तो पेमेंट हुई है 40,000 की, 40,000 का रेंट आप शो करेंगे। बट एक्चुअल में जो रेंट था जनवरी का वो था 50,000, तो एक्रूड बेसिस में 50,000 आप रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका मतलब है एक्रूड बेसिस में इनकम या एक्सपेंसेस, इनकम या तो जब आप अर्न कर लेते हैं, एक्सपेंसेस या तो जब आप पे कर देते हैं, और जब वो एक्रूड हो जाते हैं दैट मीन्स आपने पेमेंट नहीं की, आपको भी इनकम मिली नहीं बट वो एक्रूड हो चुकी है, वो मर्ज हो चुकी है कि अब आप एंटाइटल है कि आपको रिसीव होगी इनकम क्योंकि कंपनी ने उधार में माल बेचा है, अब उसे पैसे मिलेंगे। जनवरी का रेंट है, आपने पे नहीं करा बट पे करना पड़ेगा, तो एक्रूड बेसिस में इसको कंसिडर किया जाता है, कैश बेसिस में नहीं। तो ये बेसिकली दो तरह के अकाउंटिंग के बेस होते हैं। जनरली मेजरली एक्रूड बेसिस को यूज किया जाता है, बट अगर छोटा बिजनेस है या फिर प्रोफेशनल्स हैं जो मेजरली कैश में डील करते हैं, वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा अकाउंटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस है, कितने तरह की अकाउंटिंग होती है और बेस कैसे होते हैं अकाउंटिंग का, जैसे कैश बेसिस और एक्रूड बेसिस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।